फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1819 से लेकर 1820 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोहित और अनिका बच्चों के साथ आराम से बैठ जाते हैं और इन्हें छेड़ने लग जाते हैं रिया को। रिया भी बार बार नाराज हो रही थी, लेकिन रोहित और अनिका आखिर में उसे मना ही ले लेते हैं। फिर रिया जल्दी से एक पिल्लो अलेक्जेंडर रिया की तरफ देख रहा था, उसकी तरफ फेंकती है, तो फिर अलेक्जेंडर भी दूसरा पिल्लो रिया की तरफ फेंकता है। फिर रिया ऐसे करके सबकी तरफ पिल्लो फेंकने लग जाती हैं। जितने भी उनके सोफे के या फिर बेड के कुशन थे वो एक दूसरे को मार कर वो आपस में खेलने लग जाते हैं। काफी देर तक ऐसे ही रहता है। उस कमरे से इतनी जोर से आवाज आ रही थी कि घर वालों को पता नहीं लगा कि ऊपर क्या हो रहा है। सभी की नजरें बस उसी रूम की तरफ थी। तभी आशा मारवा के साथ दादी माँ भी उसके साथ वहाँ से टहल ही रही थी। तब उन्होंने भी आवाज़ सुनी तो दादी माँ ने कहा आशा मारवा से कि मेरी चेयर को तुम बच्चों के रूम की तरफ लेके चलो। आशा मारवा ने दादी माँ की चेयर को बच्चों के रूम की तरफ ले लिया। वो दोनों दरवाजा खुला ही था, आराम से खड़े होकर देख रहे थे। काफी खुश थी दादी माँ, और ऊपर से आशा मारवा के फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल थी। दोनों आराम से बच्चों और अनिका आपस में जो मस्ती कर रहे थे उन्हें देखने लग जाते हैं। तभी अलेक्जेंडर की नज़र दरवाजे की तरफ जाती है और फिर वो कहता है कि दादी माँ। इतना कहकर फैमिली के सभी जो भी मेंबर्स थे वही वहीं पर आ जाते हैं और उन सभी को देखते हैं कि वो कैसे मस्ती कर रहे हैं। सभी खुश हो जाते हैं। तभी दादी माँ को देखकर बाकी जितने दादी माँ के पीछे मेंबर्स खड़े थे फैमिली के, सभी बिल्कुल शांत थे, क्योंकि दादी माँ ने उनको जोर से आवाज लगाई कि अभी शांत हो जाओ। तभी सभी शांत हो जाते हैं। रोहित मारवा और जितने भी फैमिली के मेंबर्स थे उनके साथ बच्चे भी आराम से अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जैसे वो खड़े थे बिल्कुल वैसे ही खड़े रह जाते हैं। तभी दादी माँ आशा मारवा की तरफ कुछ इशारा करती है, जो दादी माँ के पैर की तरफ एक पिल्लो पड़ा था उसे उठाती है और अपनी चेयर को आगे की तरफ धकेलती है। कुछ सेकंड में ही उसकी चेयर रोहित मारवा और बच्चों के पास चली जाती है। वो आराम से सभी की तरफ देख रही थी और सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रोहित को और अनिका को लग रहा था कहीं ना कहीं दादी माँ सोई तो नहीं थी और हमने उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया, ये सब उनके दिमाग में चल रहा था। तभी दादी माँ ने पिल्लो उठाया और आर्यन की तरफ दे मारा। आर्यन को जब पिल्लो लगा तो आर्यन की नज़र दादी माँ से मिली और दादी माँ ने कहा भाई हमें देखकर मस्ती क्यों छोड़ दी, खेलो, मैं भी तुम्हारी मस्ती ही देखने के लिए आई हूँ। तभी बच्चे खुश हो जाते हैं और दादी माँ को थैंक यू बोलते हैं और आपस में एक दूसरे को क्वेश्चन मारने लग जाते हैं। फैमिली के सभी मेंबर सब अंदर आ जाते हैं, एक दूसरे को ऐसे ही मारते रहते हैं। दादी माँ दीवार के साथ में अपनी चेयर को कर लेती है, उसके पास जो पिल्लो आता वो भी एक दूसरे को मारती। जितने भी घर फैमिली के छोटे से लेकर बड़े मेंबर थे सभी एक दूसरे को क्वेश्चन मारने लग गए। क्वेश्चन मारना बार बार इतना ज़्यादा हो गया था कि आसपास जो रूम थे उनसे भी क्वेश्चन लेकर आए गए। सभी एक दूसरे को मार रहे थे। तभी कुछ क्वेश्चन में से जो फाइबर होती है वो बाहर निकल कर सभी के सिरों पर ढल जाती है और सभी के सिर बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था सभी के बाल वाइट हो गए। ये देखकर एक दूसरे को देखकर काफ़ी हंस रहे थे। फिर जो दूसरे को देखकर हंसता हो फिर वो दूसरे को देखकर हंसता, ऐसे ही सभी एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि कोई भी अपने आप को नहीं देख पा रहा था। तभी रिया अलेक्जेंडर को कहती है अब अलेक्जेंडर तुम तो टाइम से पहले ही बूढ़े हो गए। तभी अलेक्जेंडर उसे छेड़ते हुए कहता है तुम कौन सा जवान हो, तुम भी तो बूढ़ी हुई हो। फिर रिया जल्दी से मिरर की तरफ देखती है, वो काफ़ी खुश हो जाती है और दादी माँ ये सब फैमिली में आज बहुत दिनों के बाद सभी एक दूसरे के साथ कितने खुश थे ये देखकर बहुत ही खुश थी। तभी दादी माँ को खुशी इतनी बर्दाश्त नहीं हुई और उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तभी दूर खड़ी अनिका दादी माँ को ही देख रही थी और क्योंकि वो समझ भी पा रही थी कि दादी माँ कितनी खुश है आज अपनी फैमिली के सभी मेंबरों को एक साथ देखकर एक छत के नीचे।
तभी अनिका जब उनकी आंख से आंसू गिरकर उनके हाथ पर गिरता है और दादी माँ जल्दी से पूछ लेती है ताकि कोई उनको ऐसे ना देखे और काफ़ी परेशान ना हो, लेकिन अनिका उनके पास आ ही जाती है। अनिका कहती है कि दादी माँ क्या हुआ, आपको कोई तकलीफ़, आपको कोई दर्द, क्या आप मुझे बता सकती हैं? दादी माँ, अनिका तुम काफ़ी परेशान हो रही हो, तुम बच्चों के साथ और सभी के साथ टाइम को एंजॉय करो। मैं बस ऐसे ही नर्वस हो गई सभी को खुश देखकर। बस किसी इंसान को क्या चाहिए, उसकी फैमिली खुश हो, भले ही उसकी आखिरी सांस क्यों ना निकल जाए। अब मुझे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मेरी फैमिली पूरी सेट हो चुकी है, यानी कि मेरे रोहित की फैमिली अब अच्छे से है और मुझे और क्या चाहिए, मुझे बस इसी की फिक्र रहती थी। जब रोहित ने ये बात सुनी वो भी दादी माँ के पास आ जाता है और फैमिली के सभी मेंबर आराम से चुप होकर खड़े हो जाते हैं। रोहित मारवा ने जल्दी से जाकर दादी माँ के माउथ पर हाथ रख लिया। दादी माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन रोहित का हाथ लगने से बिल्कुल शांत हो जाती है। फिर रोहित का हाथ अपने माउथ से आगे से हटाती है। फिर कहती है, रोहित तुम मुझे चुप क्यों करा रहे हो बेटा, क्योंकि जो इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। लेकिन मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है, बस मैं तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें खुश देखना चाहती थी, वो मैंने देख लिया है और मेरी सभी इच्छाएं अब पूरी हो चुकी है। मुझे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, भले ही मेरे इसी टाइम प्राण क्यों ना चली जाए। रोहित मारवा कहता है कि दादी माँ अभी आपने देखा ही क्या है, अभी तो अलेक्जेंडर की शादी होनी है, रिया की शादी होनी है, और ऐसे कह के काफ़ी कुछ कहने लग जाता है। और ये रोहित की बात सुनकर दादी माँ के फेस पर स्माइल आ जाती है, जो कि रोहित यही चाहता था, क्योंकि दादी माँ की आंखों में आंसू रोहित मारवा को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। दादी माँ को हंसाने के लिए ही रोहित ने ये सब कहा था। ये सुनकर फैमिली के सभी व्यक्ति हंसने लग जाते हैं। तभी लड्डू पीछे था जो आगे आता है रोहित के पास, कहता है, चाचू आपने मेरी शादी तो दादी माँ को बोला ही नहीं। लड्डू की बात सुनकर तो रिया का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है और लड्डू की बात पर लड्डू के दादा को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि मेरी पोती ने इतनी नासमझी की बात कैसे की इस लड्डू ने, क्योंकि उसे इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि रोहित मारवा बस एक जोक ही कर रहे थे। तभी वो जल्दी से लड्डू की दादी माँ को इशारा करता है और दादी माँ लड्डू को पीछे की तरफ ले आती है और फिर सारे चुप हो जाते हैं। सभी अपने अपने रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। कुछ टाइम बाद ही सभी बच्चों का रूम खाली हो चुका था और उसमें इतना फाइबर फैला हुआ था कि खुद अनिका और रोहित भी कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बादल जमीन पर उतर आए हों। तभी रिया को कुछ मस्ती सूझती है और जल्दी से वो वाटर बोतल का कलर लेती है और जल्दी से जितनी फाइबर गिरी थी सभी पर हल्का हल्का डाल देती है और फिर रोहित से कहती है कि प्लीज़ डैड मेरा फोटो शूट करना, देखना तुम्हारी परी लग रही हूँ ना, बिल्कुल बादलों वाली। इतना कहकर रोहित भी हंसने लग जाता है और दादी माँ भी खुश हो जाती है और आराम से उस रिया काफ़ी तरीके से फ़ोटो शूट करा रही थी। और तभी अलेक्जेंडर और आर्यन ने कहा, हम अपनी प्रिंसेस अपनी प्री को ऐसे खाली कैसे छोड़ सकते हैं जब उसके 2 भाई हैं, क्या पता कब उसको खतरे का सामना करना पड़े, और वो खतरे से लड़ तो नहीं सकती, लेकिन उसके भाई जो हैं उसके साथ देने और दुश्मनों से लड़ने के लिए आराम से उसके दोनों साइड खड़े हो जाते हैं। फिर रोहित अनिका उनका फोटो क्लिक करते हैं, ऐसे काफ़ी खुश हो जाते हैं। आशा मारवा भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी आज ये सब देखकर। फिर सभी अपने रोहित मारवा बच्चों को गुड नाइट बोलकर अपने रूम की तरफ रोहित और अनिका चले जाते हैं। आशा मारवा दादी माँ की व्हील चेयर लेकर उन्हें उनके रूम तक छोड़ने के लिए चली जाती है। बच्चे भी अब सो चुके थे, काफ़ी थक चुके थे। जो रोहित और अनिका भी अपने रूम में चले गए थे। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस, सुबह का टाइम। अंजलि मामी काफ़ी परेशान थे क्योंकि जो कि श्वेता अब दोबारा से अपना फार्मा कंपनी ज्वाइन कर चुकी थी जो उनकी अपनी थी, लेकिन उसका दिल नहीं लग पा रहा था काम में, इसलिए वो वापस घर आ जाती है और अपने आप को कमरे में कैद कर लेती है। अंजलि मामी काफ़ी परेशान हो जाती है और सीधा
जल्दी से श्वेता को बोलती है कि बेटा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे बात करने आई हूँ और प्लीज़ मुझसे बात करो। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे तुम्हारा मन हल्का नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ मुझसे बात करो। तभी जल्दी से अंजलि मामी अंदर आ जाती है। फिर श्वेता का मुंह ऊपर की तरफ करती है और पूछती है क्या हुआ, क्या तुम मुझे बताओगी? तभी श्वेता कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप छोड़ो, जाने दो। तभी श्वेता के फेस को देखकर अंजलि मामी कहती है कुछ तो ऐसी बात है जो मुझसे तुम छुपा रही हो, जब तक तुम बताओगी नहीं तुम्हारा मन हल्का नहीं होगा। तभी श्वेता अंजलि मामी से कहती है कि मम्मा दरअसल बात ऐसी है कि मैं काफ़ी दिन से जब जा रही हूँ अपने जो फार्मा कंपनी है तो वहाँ पर काफ़ी बार लक्ष्य वहाँ पर आ जाता है मुझसे मिलने के लिए, लेकिन आज तो हद ही हो गई। तब वो मुझे नीचे की तरफ बुला रहा था लेकिन मैंने उसे आने से मना कर दिया। फिर उसका फ़ोन आया लेकिन मैंने फ़ोन उठाना बेहतर नहीं समझा क्योंकि मैं अनिका दीदी का फरमान है कि मैं उसे भूल जाऊंगी तो काफ़ी अच्छा ही होगा। मैं अपने आप को इतना कंट्रोल कर रही थी, तभी मैं खिड़की से ही लक्ष्य को देख रही थी। उसने अपनी पल्स कट कर दी। अभी वो काफ़ी खतरे से बाहर है लेकिन कल रात से उसको काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी है और मैं उसके अपने आप को ही जिम्मेदार मान रही हूँ, इसलिए मैं काफ़ी परेशान हूँ। अंजलि मामी भी श्वेता की बातें सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे भी लग रहा था कि जैसा की बातें सुनकर अंजलि मामी भी परेशान हो जाती है क्योंकि अंजलि मामी को नहीं लग रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता था और ऐसा हुआ है, क्योंकि अंजलि मामी ने ऐसी लक्ष्य से के साथ ऐसी एक्सेप्टेशन नहीं की थी कि वो इतना खतरा भी उठा सकता है और इतना खतरनाक काम भी कर सकता है। लेकिन जो उसने किया है उससे तो अब श्वेता को संभालना नामुमकिन ही है। अनिका हो चाहे मैं हो चाहे इसके पापा हो, लेकिन हम इसे अब नहीं समझा सकते क्योंकि अब इसे इमोशनली ब्लैकमेल किया है। अब ये बस उसकी ही सुनेगी क्योंकि इसे लगता है कि उसने इसके प्यार में अपनी पल्स कट की है, यानी कि अपनी जान देने की कोशिश की है। अब मैं अपनी बेटी को कैसे संभालूं, कैसे उसके चंगुल से छुटवाऊंगी, क्योंकि वो इंसान मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। भले ही वो हमारे घर अच्छे से बिहेव किया, उसने अच्छे से बातें की हों, लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में उसे देखा था और अब वाले लक्ष्य में काफ़ी दिन और रात जितना अंतर है। मैं उसके डैड के बारे में मुझे अनिका ने बताया था, लेकिन उसने अपने बारे में इतना ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में हमें कभी नहीं बताया, बस अपनी ही बात करता रहता है। तो फिर अनिका के बारे में सोचने लग जाती है अंजलि मामी। तभी श्वेता कहती है कि मम्मा आप कहाँ खो गई। श्वेता की बात सुनकर अंजलि, जो कि अब तक अपने ख्यालों में खोई हुई थी, एकदम बाहर आती है और कहती है कि श्वेता तुम तो ठीक हो ना बेटा। फिर श्वेता, हाँ मम्मा मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। मेरा दिल कुछ कह रहा है लेकिन मेरा मन कुछ कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लक्ष्य से शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगर मैं एक तरह देखूँ तो वो मुझसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है, तो मैं उसे कैसे गलत थाप सकती हूँ या उसके बारे में कैसे गलत सोच सकती हूँ जो मेरे ऊपर अपनी जान तक दे सकता है। अब अंजलि मामी के पास कोई आंसर नहीं था, इसलिए उसने कहा कि बस मुझे कुछ टाइम का वक्त दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना कहकर अंजलि मामी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे कुछ खाने का प्रबंध करती हूँ और फिर बाद में हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। अंजलि मामी वहाँ से जाने लगती है तो श्वेता अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर दोबारा से लक्ष्य के पास कॉल करती है, लेकिन लक्ष्य का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब श्वेता की परेशानी और बढ़ जाती है। फिर वो कुछ टाइम आराम से बैठती है, फिर लक्ष्य के पास फ़ोन करती है, लेकिन अब भी लक्ष्य का फ़ोन स्विच ऑफ था क्योंकि सुबह ही वो उससे मिलके आई है। ऐसा ही कुछ टाइम करती रही। अब उसकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर वो उसकी मोम के नंबर पर फ़ोन करती है क्योंकि लक्ष्य ने कभी उसकी मोम का नंबर उसके नंबर से कभी
श्वेता के पास फ़ोन किया था तो श्वेता ने उसका नाम लक्ष्य मोम नाम से सेव कर लिया था। वो उसके पास फ़ोन करती है और लक्ष्य की कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश करती है। तभी लक्ष्य की मोम कुछ कहना चाहती थी, तभी दूर से लक्ष्य ने हाथ हिलाया और कहा उसे इशारों से कुछ बात समझाई। तभी लक्ष्य की मोम कहती है रुचि कि बेटा मैं बाद में बात करती हूँ। दरअसल लक्ष्य को अभी कुछ दवाई देनी है तो उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ और तुम्हें पूछना है मुझसे पूछ सकती हो। इतना कहकर वह फ़ोन कट कर देती है और लक्ष्य के पास चली जाती है उससे पूछने के लिए कि उसने क्या कहा है कि मुझे फ़ोन पर उससे क्या कुछ बोलना है, क्योंकि अभी तक लक्ष्य ने रुचि को कुछ नहीं बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ है और